हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे नए एपिसोड टॉपर्स टॉक में। और आज की जो टॉपर्स हैं वो हैं खुशबू प्रिया। तो खुशबू प्रिया, स्वागत है आपका हमारे शो में। खुशबू प्रिया, हम चाहेंगे कि आप ऑडियंस को थोड़ा सा अपना ब्रीफली इंट्रोडक्शन बताएं कि आपने कहाँ से बिलोंग करती हैं और कहाँ से आपने अपना जो है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। जी, धन्यवाद केसी सर। मैं हजारीबाग झारखंड की रहने वाली हूँ। मैंने अपना यूजी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया है और पीजी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से किया है और अभी मैं वर्तमान में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही हूँ। तो हम आपका दोबारा धन्यवाद करना चाहेंगे खुशबू जी की, जैसा कि खुशबू ने बताया कि इनकी अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है कि इन्होंने जो है लगातार सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ही क्या कर रही हैं, अपनी जर्नी कंटिन्यू की हुई है। इनका जो शुरुआत इन्होंने बीएचयू से किया है, बीएचयू होते हुए इन्होंने दिल्ली का सफ़र किया और उसके बाद पुनः इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रही हैं। खुशबू, आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया इतने अच्छे जो है मार्क्स के साथ, तो हम ये जानना चाहते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो आपकी तरह जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो क्या स्ट्रेटजी थी आपकी जेआरएफ के दौरान? जो है आपने कौन सी बुक पढ़ी और फर्स्ट पेपर के लिए आप अलग से थोड़ा बताइए और सब्जेक्ट के लिए ज्योग्राफी के लिए अलग से स्ट्रेटजी बताइए। जी, सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपने सिलेबस पे ध्यान दें। जैसे हमें पता है कि इसमें 2 पेपर होते हैं। एक पेपर 1 होता है जो कॉमन होता है सारे सब्जेक्ट्स के लिए, और जो पेपर 2 है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। तो पेपर 1 के लिए मैंने मेजरली एक बुक फॉलो की थी केवीएस मदान की, जो पीएसएन पब्लिकेशन की आती है। और साथ ही साथ मैंने क्योंकि बहुत ही डायनामिक हो गया है सिलेबस, चेंज होते रहता है और क्वेश्चन का पैटर्न भी चेंज हो रहा है, तो मैंने यूट्यूब का भी सहारा लिया था और गूगल का भी सहारा लिया था। यूट्यूब पे एक चैनल है कॉमर्स नेट अचीवर्स, जिससे मुझे काफी हेल्प मिली थी। उसमें एक सर है तलवीर सिंह सर, उनकी वीडियोस मैं देखा करती थी। उनके मैराथन क्लासेस आते थे जिससे मुझे काफी मदद मिली है। तो पेपर 1 के लिए मैंने ये सोर्सेस फॉलो किए हैं। और पेपर 2 के लिए तो जैसे फिजिकल ज्योग्राफी सभी फॉलो करते हैं सविंद्र सिंह सर की, उसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। फिजिकल ज्योग्राफी के लिए वो बेस्ट बुक है। और ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए मैंने माजिद हुसैन फॉलो की थी। इसके प्रैक्टिकल के लिए मैंने जेपी शर्मा जी की बुक फॉलो की थी। और इसके साथ ही साथ मैंने एनसीईआरटी का एक कंपाइलेशन आता है महेश कुमार बनवाल सर की, तो मैंने फैक्ट्स के लिए वो बुक बहुत अच्छी है, मैंने उसको भी रेफर किया था। तो बुक्स मैंने मेजरली यही रेफर किया था। इसके साथ साथ मैंने गूगल और यूट्यूब का भी सहारा लिया था जहाँ पे मुझे कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत होती थी। तो जैसा कि खुशबू जी ने बताया कि जो भी इन्होंने बताया कि फिजिकल ज्योग्राफी के लिए आपको जो है सविन सिंह सर को पढ़ना चाहिए और ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन सर को, साथ ही साथ जो इन्होंने बताया प्रैक्टिकल का पोर्शन उसके लिए जेपी शर्मा। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है फर्स्ट पेपर का, यानी जो कॉमन पेपर है उसके बिना आपका जेआरएफ मुश्किल है। खुशबू भी बताइए कि जब आपका रिजल्ट आया तो आपको कैसे पता चला? पहली बार आपको किसने बताया, आपने खुद से देखा? मैं सुबह का टाइम था जब मेरा रिजल्ट आया था, तो मुझे व्हाट्सएप पे मेरी एक फ्रेंड ने मैसेज किया था कि यूजीसी नेट का रिजल्ट आ गया है। मैं बहुत घबरा भी गई थी कि पता नहीं इस बार होगा या नहीं होगा, पर मैं बिल्कुल छुप के अकेले कमरे में गई रिजल्ट देखने के लिए। और जब मैंने देखा कि क्वालिफाइड फॉर बोथ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जेआरएफ, मैं बहुत ही खुश हुई। मैं दूसरे कमरे में आई, सबको घर पे बताया, सब बहुत खुश हुए। क्या रिएक्शन था उस समय आपके घर वालों का? बहुत ही खुश थे सब वही बोल रहे थे पार्टी देने के लिए। अच्छा, हाँ, तो रिजल्ट के बाद पार्टी होती है आमतौर पर, कोई भी रिजल्ट हो, बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। और पीएचडी में अगर आपके पास फेलोशिप हो तो एक मोटिवेशन बढ़ जाता है, मतलब आपका इस उम्र में आके मतलब आप खुद से खर्चे अपने चला सकते हैं। और आपके पीएचडी वर्क के लिए भी अगर आपको फेलोशिप का अमाउंट मिल रहा है तो थोड़ा मन करता है कि पीएचडी करे, वरना मतलब थोड़ा डीमोटिवेट हो सकता है इंसान। और देखा जाए तो काफी ये भी मदद मिलती है कि कैरियर में थोड़ा सा एक स्ट्रेस जो होता है, तो इससे आपको काफी कॉन्फिडेंस आता है कि ठीक है, एक तरफ हमारा तो पीएचडी चल ही रहा है। और हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे कोई अगर नया स्टूडेंट है जो पीजी किया हुआ है, पीजी के दौरान से उसने सोचा है, तो वो कैसे स्टार्ट कर सकता है इसकी प्रिपरेशन? सबसे जरूरी है कि हम इसमें सिलेबस देखें और अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करें कि मुझे किस किस चीजों में दिक्कत है। जैसे मुझे मैथ्स में थोड़ी दिक्कत होती थी, मैथ्स और स्टैट्स के पोर्शन में, तो लेकिन मैंने उसको नहीं छोड़ा। सबसे ज्यादा मैंने उस पर ध्यान दिया क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के 5 क्वेश्चन हाँ, और वो कॉमन होते हैं। एक क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर पाओ तो आप बाकी के 4 भी कर पाओगे, और वो कुछ फिक्स फॉर्मूलाज पे बेस्ड होते हैं। तो कभी भी जनरली आर्ट्स के स्टूडेंट स्टैट्स के पोर्शन को, मैथ्स के पोर्शन को छोड़ देते हैं,
जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही गलत तरीका है, क्योंकि उसकी वजह से आप बहुत पीछे चले जाएंगे रेस में। वो बहुत ज्यादा नंबर स्कोर करने में आपका हेल्प कर सकते हैं। तो बस वही आइडेंटिफाई करना है कि आपको किस जगह पे दिक्कत है। वो अगर आपको बुक में नहीं मिल रहा है तो आप यूट्यूब पे पढ़िए, गूगल पे पढ़िए, आजकल बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल है। तो बस उसी हिसाब से सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक्स आप कवर करिए और उसके बाद आपका सिलेक्शन होना तय है। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि जो भी इनिशियल स्टेज पे है, जिनको भी देना है, वो जो है अपना बेस स्ट्रांग करें। और जहाँ भी आपकी जिस यूनिट में कमियां हों, क्योंकि 15 यूनिट लगभग 20 यूनिट आपको पढ़ने हैं दोनों पेपर में। और हमें ये बताइए कि जब से कोविड के बाद से देखा गया है, तो एक तरह से देखा जाए तो ये ऑनलाइन का दौर चल रहा है। तो काफ़ी स्टूडेंट जो है मैटर को लेकर परेशान रहते हैं कि वो जो अपना सोर्स अपनाएं, वो ऑनलाइन सोर्स को जो है फॉलो करें किसी कोचिंग के माध्यम से, या सेल्फ स्टडी जो है अपने रेफरल बुक से फॉलो करें। तो इसमें काफ़ी डायलेमा की स्थिति में रहते हैं स्टूडेंट। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे जरूरी तो सेल्फ स्टडी ही है, चाहे आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हो या फिर आप ऑनलाइन सोर्सेज रेफर कर रहे हो। सेल्फ स्टडी के बिना कुछ भी नहीं होना है। लेकिन अगर बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें ऑफलाइन कोचिंग में जाकर ही पढ़ने का मन करता है, जैसे वो दूसरे बच्चों को देख के उत्साहित होते हैं कि मेरे आसपास के लोग भी पढ़ रहे हैं, तो अगर आपके साथ ये दिक्कत है तो आप बिल्कुल ही ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि बिना ऑफलाइन कोचिंग के संभव नहीं है। आजकल बहुत सारे बच्चे घर से पढ़ के ही तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल है फ्रीली आजकल, यूट्यूब पे, गूगल पे। तो मुझे लगता है कि मैटर ये नहीं करता है कि हम ऑनलाइन सोर्सेज रेफर कर रहे हैं या ऑफलाइन, बस आपकी लगन होनी चाहिए उसको लेकर, तो आप कर ले जाएंगे। और ऑनलाइन में थोड़ा ये फायदा है कि क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो रहा है, तो ये अपडेट जल्दी होता है। जैसे बुक्स को पब्लिश करना, नया लिखना, नए टॉपिक के अनुसार लिखना थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन जैसे ऑनलाइन बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो तुरंत अपडेट करके अपने उस हिसाब से क्वेश्चंस डाल देते हैं। तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन भी आजकल बहुत ही ज्यादा हेल्प कर रहा है बच्चों को तैयारी में। हमें लग रहा है कि कोऑर्डिनेशन बना के चलना। हाँ, कोऑर्डिनेशन बिल्कुल जरूरत है। कुछ बेसिक बुक्स है जिसको आप नहीं छोड़ सकते, जैसे अगर फिजिकल ज्योग्राफी सविंदर सिंह हो गई, माजिद हुसैन होगी, केवीएस मदान है, तो ये बुक्स तो है ही जो परमानेंट हमारे साथ रहेंगी। लेकिन जो चेंजेस आ रहे हैं उसके लिए ऑनलाइन के साथ भी बैलेंस बना के चलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। और हमें बताइए कि हम देखते हैं कि आपका किस जो है आपको पहले अटेम्प्ट में जेआरएफ हुआ था कि आपने इसके पहले कोई अटेम्प्ट दिया था आपका? नहीं, मेरा पहली अटेम्प्ट पे जेआरएफ नहीं हुआ था, और उसमें मैंने यही गलती की थी कि मैंने स्टैट्स और मैथ्स को छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे ये लगता था कि नहीं, मुझे मैथ्स नहीं आता तो मैं छोड़ दूंगी, इसको करूंगी ही नहीं। लेकिन जब मैंने मैथ्स पे ध्यान दिया और स्टैट्स के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, तो मुझे लगा कि नहीं, ये उतना डिफिकल्ट था नहीं जितना मैं सोच रही थी, और उसके बाद मेरा जेआरएफ हो गया। तो इसीलिए मैं यही सजेस्ट करना चाहूंगी कि बिल्कुल कोई भी टॉपिक ना छोड़ें, क्योंकि हो सकता है कि जिस टॉपिक को आप इजी समझ रहे हो उस सेशन में उसी टॉपिक से डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए, और जो आप डिफिकल्ट सोचते हैं उस पर इजी क्वेश्चन आ जाए। तो ऐसे रहा। आपने अपनी पहली बार दिया, तो आपने जो भी गलती की जिसके कारण आपका जेआरएफ नहीं हो सका, तो उससे सीख लेते हुए आपने उस पर वार किया, अपनी कमजोरी को ध्यान में रखते हुए। क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट देखा जाता है तो यही गलती करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट से मैं मिला हूँ तो 4 बार नेट है, 5 बार नेट है, तो बार बार नेट हो रहे हैं लेकिन जेआरएफ नहीं हो रहा है। तो कहीं नहीं कमी आपके हिसाब से क्या होगी? मुझे लगता है कि कमी एक ये हो सकती है कि लोग क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। भले हमें पूरा मतलब हम अगर फैक्ट्स जानते हैं, हमें थ्योरीज पता है, लेकिन उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं अगर हमें ये ना पता हो, मुंह से प्रैक्टिस ना कर रहे हो, तो हमारा स्कोर कम हो जाता है। क्योंकि कई बार जो चीजें हमें आती भी है वो प्रश्न में देख के हम घबरा जाते हैं। तो अगर हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो या फिर सैम्पल पेपर्स हो, तो हमें उसका एज मिलता है। और दूसरी बात मेरे हिसाब से वही है कि आपको टॉपिक्स नहीं छोड़ने हैं, भले आपको वो कम आता हो, ज्यादा आता हो, लेकिन उसमें आप किसी से, अपने सीनियर्स से मदद लीजिए, यूट्यूब से मदद लीजिए, अपने टीचर से मदद लीजिए, लेकिन टॉपिक्स ना छोड़िए। बिल्कुल, क्योंकि इसमें मुझे जहाँ तक लग रहा है कि सोर्सेज की कमी नहीं है, आपके पास सारे रिसोर्स अवेलेबल हैं, आप उनसे मदद लेकर जो है सारे यूनिट को अच्छे से कवर करते हुए आप इसको कर सकते हैं। और एक बात जो है लगातार ऑडियंस पूछते हैं कि सर बताइए कि सर कितने घंटे पढ़ने चाहिए हमें जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए? इसे होता है कि जब से कोई चीज़ अचीव कर लेते हैं तो बहुत छोटी चीज़ लगती है, लेकिन हम लोग अगर कुछ जिस स्टेज में जेआरएफ दे रहे थे तो काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर हमें कैसे, कितने घंटे पढ़ के जो है ये काम कर हो जाएगा मेरा जेआरएफ? तो इस पर आपके क्या जो है थॉट्स हैं?
मुझे नहीं लगता कि इसमें घंटे मैटर करते हैं। ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आप कितने महीने तक तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो मास्टर्स के दौरान ही तैयारी कर रहे होते हैं, कुछ लोग होते हैं कि एग्जाम अचानक से फॉर्म आया, फिर उन्हें लगा कि चलो मैं फॉर्म भर देता हूँ या भर देती हूँ। तो अगर आपके पास 2 महीने हैं और आपके पास सिलेबस कितना है, उसके हिसाब से आप टाइम डिवाइड करिए कि आपको एक दिन में कितने टॉपिक्स कवर करने हैं। घंटे मत डिवाइड करिए, टॉपिक्स डिवाइड करिए कि मुझे 2 दिन में या 4 दिन में एक टॉपिक खत्म करना है, 2 टॉपिक खत्म करना है। तो उस हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी कि अगर आपके पास 2 ही महीने हैं तो आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, 5-6 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपके पास 1 साल है तो फिर आप 2 घंटे भी अगर सिंसियरली स्टडी करोगे तो आपका हो जाएगा। यानी घंटे मैटर नहीं करते, आपको ये जो है डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें अपना एक गोल सेट करके पढ़ाई करनी पड़ेगी कि कैसे सिलेबस कवर हो जाए बस, ताकि आपका एग्जाम जो है आते आते पूरा सिलेबस आपका अच्छे से कवर होना चाहिए। तो बिल्कुल ये बात आपने सही कहा कि जो है घंटे नहीं मैटर करते हैं। और जो है एक क्वेश्चन ये आप जो है होता क्या है कि जब एग्ज़ाम पास में आ जाता है, जैसे अभी 12 तारीख को यूजीसी का पेपर है, तो काफ़ी बच्चे क्या होते हैं कि वो बहुत ही पैनिक कर जाते हैं एग्ज़ाम के पहले या एग्ज़ाम के दौरान। तो या उनको अभी क्या करना चाहिए, 1 हफ्ते बचे हुए हैं? मुझे लगता है कि अभी बहुत ज्यादा नया नहीं पढ़ना चाहिए उन्हें, क्योंकि अगर वो नया पढ़ेंगे और पीछे की चीजें रिवाइज नहीं करेंगे तो वो भूल सकते हैं एग्जाम में। तो मुझे लगता है जो भी उनका स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है, जो उन्होंने अच्छे से तैयार कर चुके हैं, उसको रिवाइज करना चाहिए और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। पीवाईक्यू फिर से देख लेना चाहिए, कम से कम पिछले 10 बार की क्वेश्चंस देख लेना चाहिए, उसके आंसर्स भी देखने चाहिए, ऑप्शंस, एक्सप्लेनेशन, उससे बहुत हेल्प मिलेगा। कुछ अभी नया बहुत ज्यादा सीखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो आपका बिल्कुल होगा JRF, इसमें परेशान नहीं होना। बिल्कुल सही कहा आपने कि अभी अब इस टाइम आपको जो 1 हफ्ते आपकी बच्चे हैं, रिवीजन पे आपको फोकस करना चाहिए। जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं उसको बार बार क्या करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए। और एक क्वेश्चन हम ये जानना चाहेंगे जो कि बहुत ही कॉमन है सभी लोगों के लिए, सोशल मीडिया को लेकर जो है एजुकेशन में जो क्रांति आई है, रिवोल्यूशन आया है कोविड के बाद से, तो वो जो है स्टूडेंट के लिए कितना हेल्पफुल है और कितना नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। आप जो है खुद से जो है, जो आप भी अगर सोशल मीडिया यूज करती हैं तो उससे आप अपने अनुभव से बताइए कि कितना हमारे लिए लाभदायक है, नुकसान है। ये सब हमारे जुडिशियस यूज पे डिपेंड करता है, हम किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा मदद भी मिलती है लोगों को, बस हमें देखना है कि हम किस तरीके से उसको मतलब उससे किस तरह की चीजें सीख रहे हैं। सोशल मीडिया से हमें पता चलता है कुछ नए अगर ट्यूटर्स आ रहे हैं या कुछ नया आ रहा है, कोई नई बुक आ रही है, तो ये सब चीजें भी हमें सोशल मीडिया से पता चलती है। लेकिन अगर हम अब उसमें हम बस रील्स देखे जा रहे हैं और अगर टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो फिर वो उसका कोई अभी तो फायदा नहीं मिलेगा और फिर बाद में फिर जब एग्जाम रिजल्ट आएगा तो हमें पछतावा होगा। इसलिए हमें बस अपने काम की चीजें देखनी है। अगर थोड़ा एंजॉयमेंट के लिए यूज भी करना है तो टाइम डिवाइड कर लेना चाहिए कि दिन में मैं आधे घंटे या 1 घंटे, इससे ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा या करूंगी। उसके सिवा सोशल मीडिया से काफी ज्यादा बेनिफिट्स भी हैं। सही कहा आपने कि जैसे हमें लगता है कि हम थोड़ा सा जो पढ़ाई कर लिए हैं, अब थोड़ा सा क्या करते हैं सोशल मीडिया में रील्स देख लेते हैं, क्योंकि रील्स का ज्यादा चलन है, तो वो देखते देखते जो है कितना टाइम मिल जाता है हमें खुद जो है नहीं पता चलता है। एक क्वेश्चन हम ये जानना चाहेंगे कि बच्चों को जगह प्रॉब्लम्स आती है, जैसे आपने एग्जाम दिया है कि क्वेश्चन जो है, जो अब ये एनटीए का जो पैटर्न चेंज हो रहा है, क्वेश्चन काफी जो है कुछ कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं, यानी कोट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और ये हिंदी इंग्लिश दोनों एक साथ पेपर खुलता है, तो इसमें स्क्रॉलिंग की बहुत प्रॉब्लम आती है। इससे आपने कैसे जो है हेल्प पाई थी ताकि आपको वहाँ ज़्यादा जो है प्रैक्टिस रहे, तो मतलब जो है प्रॉब्लम ना हो। स्क्रॉलिंग की प्रॉब्लम, बच्चों को बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करना पड़ता है। हाँ, ये समस्या है। तो इसके लिए जब हम घर पे, मेरा तो ऐसे माध्यम इंग्लिश रहा है तो मुझे बहुत ज्यादा समस्या नहीं हुई, लेकिन मैं इससे वाकिफ हूँ कि हिंदी मीडियम के बच्चों को इसमें ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि उन्हें अगर इंग्लिश में क्वेश्चन है तो उन्हें हिंदी में भी देखना पड़ेगा। लेकिन ये हम जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं घर पे, तो अगर कुछ टर्म्स हैं ऐसे हिंदी के या इंग्लिश के जिसमें हम कंफर्टेबल नहीं है, तो उसका अगर हम मीनिंग देके घर पे, तो वहां जाके हमें दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए जब हम घर पे क्वेश्चन देखते हैं तो दोनों माध्यम में देखा करें, ये एक हेल्प कर सकता है इसके लिए। यानी प्रैक्टिस भी बच्चों को जो है घर पे या जहाँ भी जो उनका जहाँ से तैयारी कर रहे हैं बार बार उनको करनी पड़ेगी। और जो आपने कहा कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो काफ़ी जो है क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स, वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी जो है पैदा करते हैं, तो उसके लिए आपको यहीं पर क्या करना पड़ेगा, अपने अच्छे से रेडी करना, मीनिंग देखना पड़ेगा, मीनिंग देखना पड़ेगा ताकि जो है उसको अच्छे से आप कर पाएँ। तो और हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि जैसे
जब आप जो है जेआरएफ के बारे में आपको कैसे जानकारी मिलती है कि हमको जेआरएफ करना चाहिए, पीएचडी करना चाहिए, या आपका यही एम था आपका करने का, ऐसा कुछ शुरू से ये इसी बारे में नहीं, ये एम मेरा शुरू से नहीं था। मुझे मैं जब अंडर ग्रेजुएशन में बीएचयू में थी तो हमें जैसे सीनियर रिसर्च फेलोज जो थे वो पढ़ाते हुए थे, जो बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स थे, तो मैं उन्हें देखा करती थी, सोचती थी कि अच्छा ये लोग पीएचडी कर रहे हैं। मेरा उस टाइम बिल्कुल भी ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं था। फिर मैं जेएनयू गई, वहाँ पे भी अपने सीनियर्स को देखा, पीएचडी स्कॉलर्स को देखा। मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से वो अपने फील्ड में रिसर्च कर रहे थे, जिस तरीके से वो पढ़ाते, जितनी डेप्थ ऑफ नॉलेज थी उन्हें। तो मुझे ये देख के बहुत मोटिवेशन हुई। मुझे लगा कि मैं भी कर सकती हूँ ये, और करना चाहिए। मतलब अगर मैं ज्योग्राफी इतने दिनों तक पढ़ी हूँ तो इसमें आगे भी अगर मैं जाके और फिर मतलब पीएचडी के बाद अगर मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका मिला तो मैं बच्चों को पे बैक करना चाहूंगी। जितना इस देश ने मुझे संसाधन, मैं हमेशा क्योंकि सरकारी कॉलेजों से पढ़ी हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी अपने हिसाब से अगर उनको पे बैक कर सकूँ। तो ये आपका रिसर्च जो है किस एरिया से रिलेटेड है? मेरा रिसर्च वेटलैंड पे है, जो कि एक रामसर साइट है। नवाबगंज बर्ड सैंक्चुरी की इकोलॉजिकल स्टडी पे मेरा रिसर्च। उन्नाव, हाँ, ये लखनऊ उन्नाव एक्सप्रेस वे पे उस पर आपकी जो है रिसर्च चल रही है। जी। तो जैसा कि खुशबू ने अपनी पूरी जो है जर्नी बताई आपको जेआरएफ से लेकर पीएचडी तक, और पीएचडी के लिए जो है इन्होंने जो है इनकी जर्नी देखी जाए तो काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि इन्होंने हमेशा जो है एक देखा जाए तो ये मेधावी स्टूडेंट रही हैं, क्योंकि इन्होंने बीएचयू से अपना जो है यूजी किया और उसके बाद जेएनयू से पीजी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से इनका जो है रिसर्च चल रहा है। तो आप वाकई में ये जो है बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि आप लगातार कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, सफल हो रहे हैं, लगातार आपको कहीं सफलता नहीं मिली, और हमें उम्मीद है कि आगे भी ये जो है ऐसे करती रहेंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद खुशबू आपका हमारे शो में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने मुझे ये मौका दिया।